आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्ले अलैहि। नाज़रीन, एक बार फिर K21 टेलीविज़न नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से देखे जाने वाली सहरी की खसूसी नशरियात अनवार रमदान में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची और दीगर शहरों में जहाँ जहाँ पे ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, टेलीविज़न के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को और यहाँ पर मौजूद तमाम ही हाज़रीन को और मेरे बहुत ही काबिल एहतराम सनाख़ा मेहमानान गिरामी सबको बहुत ही अदब, एहतराम और खुलूस के साथ अब्दुल समद का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 8 रमज़ानुल मुबारक 1446 सने हिजरी है और मैं अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ कुछ अशआर से करूँगा कि औरत एक जहाँ एक दास्तां एक नग़मा है। औरत एक जहाँ एक दास्तां एक नग़मा है। ज़िंदगी की रौनक कायनात का नग़मा है। ममता की ठंडी छाँव मोहब्बत का राज, औरत के हाथों में है हर दर्द का इलाज। कुर्बानियों का पेकर सब्र तहम्मुल की मिसाल, औरत की अज़मत की क्या दें हम मिसाल। घर की बुनियाद ख़ानदान की है पहचान, औरत से है कायम दुनिया का ये निज़ाम। हर रूप में निराली हर रंग में है हसीं, औरत की अदाओं में एक जहां है रंगी। आज वुमेंस डे है, औरतों का आलमी दिन, और ये तो एक तारीख़ मुअय्यन कर दी जाती है ना कि औरतों का एक आलमी दिन है, बल्कि इस्लाम ने जितनी इज़्ज़त औरत को दी है शायद ही किसी मज़हब ने दी हो। और हमारे लिए तो हर दिन औरत का दिन है। हम मदर्स डे नहीं मनाते, हमारे यहाँ हर दिन माँ का दिन होता है। हम फादर्स डे नहीं मनाते, हमारे यहाँ हर दिन बाप का दिन होता है। लेकिन क्योंकि एक तारीख़ है, एक इंटरनेशनल डे है हैप्पी वुमेंस डे के ऊपर, और ख़ातूनों का दिन है, और फिर ख़ातूनों की सरदार कौन है? जनाब सैयदा पाक हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। आप तमाम ख़ातूनों की, तमाम औरतों की सरदार हैं, और आप वो हैं कि जो फरमाती हैं कि मेरा जनाज़ा मेरे घर से तब निकालना, रात के वक्त निकालना, ताकि कोई गैर महरम न देखे। हम उनके मानने वाले हैं, वो तमाम औरतों की सरदार हैं। दुआ तो ये है कि अल्लाह इस दिन के सदक़े में हमारी ख़वातीन को, हमारी माओं को, बहनों को, बेटियों को जो है वो सीरत फ़ातिमा में से कुछ हिस्सा अता कर दें। इनके पर्दे सलामत रहें। जब तक इनके पर्दे सलामत रहेंगे तब तक हमारे सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद रहेंगे। करबला में अगर मर्दों ने हिम्मत नहीं हारी थी तो वहाँ औरतों का सब्र था। वहाँ वो सब्र की एक मिसाल कायम कर गई थी। वुमेंस डे ज़रूर है, लेकिन ख़ातून जन्नत कौन है? जो अली अली नहीं करते, जो बुग़्ज़ अली रखते हैं, वो जन्नत में कैसे जाएंगे जब महर फ़ातिमा का है? ये सोचने की बात है। और असले ज़िंदगी एक ज़ौजा होने की सूरत में है औरत। ये जुमला काफ़ी है। हमारे यहाँ अगर वुमेंस डे आपको मनाना है ना, तो सबसे पहले अपने घर में मौजूद अपनी जन्नत को संभालें, अपनी माँ का ख़याल रखें। आज वुमेंस डे मना रहे हैं, लेकिन लोगों की जन्नत बाहर बिखरी पड़ी हैं, ओल्ड एज होम के अंदर भरी पड़ी हैं। आज बेटियों के हकूक़ सल्फ़ कर लिए जाते हैं, पूरे पूरे ख़ानदान खामोश रहते हैं, और आप हैप्पी वुमेंस डे मनाते हैं। माँओं का हक़ नहीं दिया जाता। एक माँ जो 10 को संभाल लेती है, आज 10 बेटों से एक माँ को नहीं संभाल पाते। पार्क के बहाने उनको ओल्ड एज होम में जो है वो लेके चले जाते हैं। कौन सा वुमेंस डे मना रहे हैं आप? आज इस बात की ज़रूरत है कि अगर आपको वुमेंस डे मनाना है तो औलाद अपनी वालदा की ऐसी खिदमत करें कि अपनी जन्नत को ऐसे संभाल कर, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दुनिया में दी, तुमने ठुकरा दी, वो तुम्हारा नसीब है। अल्लाह ने रहमत तुम्हें बेटी की सूरत में दी, तुमने उसको नहीं निभाया, तुमने उसको उसके हकूक़ पूरे नहीं किए, तुमने उसके हकूक़ सल्फ़ कर लिए। वो खामोश होकर चली जाएगी, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। जो शौहर हैं वो अपनी बीवी के मामलात में इंसाफ करें, फिर कह सकते हैं कि हैप्पी वुमेंस डे। तो मेरा ये मैसेज है आप सबको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर अमल करेंगे और इस मैसेज को स्प्रेड भी करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद हैं वो हाफिज़ अब्दुल वासी मौजूद है, जो बहुत ही प्यारी सनाख़ानी करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ बाकायदा सरकार की सनाख़ानी से करें। लम्याती नज़ीरों का फ़ी नज़रिन लम्याती
याति नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना ठगराज को ताज तो रे सरसो जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीदो सरा जाना। अल बहर वला वल मौजु तग़ा वसख़ाक अतम कैसुए पाक अबर करम कैसुए पाक अबर करम परसन हारे रिम ठिम रिम ठिम बरसन हारे रिम ठिम रिम ठिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना लम्न याति नज़ीरों का फ़ी नज़रिन मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको नाज़रीन। ये थे हाफिज़ अब्दुल वासे। और यहाँ पे एक और शख्सियत मौजूद है, उनका तारुफ़ मैं थोड़ी देर के बाद कराऊंगा, लेकिन जो यहाँ हमारे मेहमान मौजूद हैं सबसे पहले हम उनका तारुफ़ कराते हैं। यहाँ पे आज मौजूद हैं हमारे साथ जिनका नाम है शहबाज़ ख़ान और नियाज़ अवान साहब। बेसिकली इनका जो तारुफ़ है ये गुड्स ट्रांसपोर्टर से इनका ताल्लुक़ है और ये उनको रन करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हैवी ट्रैफिक और बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, और उनके इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है और इनसे उन चीज़ों को देखना है कि जो एक ट्रांसपोर्ट के मामलात होते हैं ख़ास तौर पे कराची के अंदर, मेरा जहाँ तक ख़याल है इस टाइम पे अगर कोई सबसे बड़ा इशू चल रहा है वो इस टाइम पे ट्रैफ़िक का चल रहा है। अब अगर वो आप छोटे ट्रैफ़िक्स को ले लें या ज़्यादातर हैवी ट्रैफिक की बात करते हैं तो कराची के अंदर बहुत सारी जगहों पे चल रहा होता है, लेकिन इनका जो ताल्लुक़ है वो क्या है वो ये थोड़ा सा ख़ुद भी एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये कंटेनर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करवाते हैं, उसमें इनको बहुत सारी हर्डल्स भी आती हैं। आपको पता है मैं ऑन एयर जा रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ही अपने अल्फाजों के अंदर उस बात को, उस पैगाम को पहुँचाऊँगा कि बिला ज़रूरत किसी को तंग ना किया करें। ज़ाहिर है जब एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, माजरत के साथ हमारे इदारे भी होते हैं, तो वो जो है फिर इनको तंग करते हैं, लाइसेंस के मामलात में तंग करते हैं, चालान होते हैं, हैवी लोड्स होते हैं, जिनकी वजह से ये एक पूरी इंडस्ट्री है। जब देखें किसी भी काम में हर्डल्स आना शुरू हो जाएंगी तो वो काम उस तरीके से पाया तकमील नहीं पहुँचेगा।
रिसेंटली एक वाक़या हुआ, डंपर्स का जो वाक़या हुआ था, तो उस पर एक स्टेटमेंट दी गई जिस पे मैंने ये कहा कि ये मेरा अपना मशवरा था, मैंने कहा ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर आप डंपर्स को शाम से लेकर रात तक चलाते हो और सुबह से शाम तक नहीं चलाते। क्यों? द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट कि आपकी इंडस्ट्री का लॉस हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर डंपर्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको रेती बजरी सीमेंट चाहिए होता है। अगर आप इनको सुबह से शाम तक बंद करेंगे तो जहाँ पर काम हो रहा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, वहाँ पर ये सामान कौन पहुँचाएगा? तो वहाँ पर एक सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो ये था। और आप इसकी जगह पे ऑल्टरनेट रिसोर्सेज निकाल दें, आप इनके लिए एक डंपर्स की लाइन अलग बना दें और दूसरी ट्रैफिक से 1 फीट 2 फीट दूर रहने की हिदायत दें जब ये रोड के ऊपर निकलें। तो रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढी जाती हैं, ना कि हर्डल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मैं यहाँ पे बिना देरी किए सबसे पहले नियाज़ अवान साहब से मुखातिब होऊंगा। नियाज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप गुड्स ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं और ये कब से कर रहे हैं, और अब तक कराची में आपको किन किन मामलात में सबसे ज़्यादा हर्डल्स आए, सबसे पहले तो वो बताइएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया हमें इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का। हमें जो मैं अब ट्रांसपोर्ट के बारे में, मैं 20-22 साल से इसमें वाबस्ता हूँ ट्रांसपोर्ट का काम में। हमें ट्रैफिक के मामला में ये परेशानी होती है कि जिस तरह आप खुद भी कह रहे हैं कि जो अभी डंपर का मामला हुआ, स्पीड या ना होना या इनका दूसरी बात ये है कि स्पीड का मामला भी है, डंपर वाले स्पीड भी मारते हैं, कहीं कहीं भी उन्हें पहुंचना होता है उस वजह से, और हैवी वेट की वजह से। तो हमारे जो है ना ट्रांसपोर्ट भाई, उनको भी मैं आगाह करना चाहता हूं कि ये अगर वेट ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा ब्रेक का काम भी काम है गाड़ी का, तो उस वजह से थोड़े मामलात आते हैं। तो हमें बहुत सारे मामलात में ये मसला आता है कि भाई लाइसेंस का जो इशू बना है, हमारा भी लाइसेंस नहीं है। ज़ाहिर है उसमें लाइसेंस के मामले में आपसे ये मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं शर्जील मेमन साहब है, तो उनसे ये है कि 2 साल का उनका है भाई, 2 साल में हैवी लाइसेंस देते हैं, हैवी एक्टिवी। तो उसके लिए हमें चाहिए कि उनको या तो तब्दील किया जाए, उसको टाइम थोड़ा किया जाए, यानी कि 1 साल का रख दें, और जो हमारे ड्राइवर हैं उनकी पहले ट्राई लें, ट्राई की बेस पे उनको लाइसेंस हैवी दें। इस तरह के बहुत सारे मामला आते हैं हमारे पास। चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है ना, मेरे साथ शहबाज भाई भी मौजूद है। शहबाज भाई, इन्होंने लाइसेंस की बात की नियाज़ भाई ने। अच्छा, लाइसेंस में एक बहुत बड़ी वजह ये कि जितने हैवी ट्रैफिक ड्राइवर्स होते हैं, क्या हम ये वो कर सकते हैं बिलीव कि वो सब लाइसेंस याफ्ता हैं, उनके पास लाइसेंस मौजूद है? पहला सवाल मेरा। और दूसरा सवाल ये कि क्या उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू द हैवी ट्रैफिक के वो डंपर चला रहा है, कंटेनर चला रहा है, या वो क्या कर रहा है? तो ये ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं? क्योंकि अगर ये ट्रेनिंग याफ्ता होते तो इतने एक्सीडेंट्स ना होते। और माजरत के साथ इनमें काफ़ी ड्राइवर्स ऐसे भी हैं जो पिछले इंसिडेंट हुए उनमें वो नशे भी करते हैं, ड्रग्स, मंशियात, आपको पता है ये काम करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, सबसे पहला मेन पॉइंट लाइसेंस। और अगर लाइसेंस क्यों नहीं है तो इनको इजाज़त कैसे दी जाती है कि ये इतनी हैवी ट्रैफिक लेके रोडों पे आते हैं और फिर ये काम? तो इदारे क्या करते हैं? इदारे क्यों उनको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करते? जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मोस्टली जो ड्राइवर होते हैं ना बड़ी गाड़ियों के, उनके पास लाइसेंस नहीं होते। एक तो लाइसेंस का हसूल बहुत मुश्किल बना दिया है गवर्नमेंट ने जी, तो बहुत वहाँ पे टाइम वेस्ट होता है या उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलती। वो फिर जो है ना क्या होता है कि 2 नंबर लाइसेंस बना के अक्सर ड्राइवर जो है अच्छा ये लाइसेंस बनवा लेते हैं, मतलब वो फेक होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। तो सर इदारे क्यों लेट करते हैं? इदारे इनको लाइसेंस क्यों नहीं प्रोवाइड करते? वही, ये तो इदारों को सोचना चाहिए कि फैसिलिटेट करें ड्राइवर्स को। और ये जो 2 साल का टाइम है एलटीवी से हैवी का, देखिए एक एज लिमिट रख दी जाए कि अगर 30 साल का ड्राइवर है और वो प्रॉपर ड्राइवर है, उससे टेस्ट लिया जाए। 30 साल से जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रॉपर टेस्ट लेके अगर वो क्वालिफाई है इसके लिए तो उसको डायरेक्ट हैवी लाइसेंस इशू किया जाए। इसमें कोई अगर वो 30 साल से ऊपर है तो, हाँ मतलब 30 साल से ऊपर, देखिए 30 साल का ड्राइवर मैच्योर हो चुका होता है ना 30 साल में, तो उसका अगर वो एक्सपीरियंस है, वो चला रहा है गाड़ी, ठीक है, और वो टेस्ट पास करता है, उसको प्रॉपर टेस्ट दिया जाए तो डायरेक्ट उसको एचटीवी इशू कर दी जाए। 2 साल की जो एलटीवी से एचटीवी की जो टाइम है इसको कम किया जाए या 6 महीने कर दिया जाए। अच्छा, आपके पास जितने ड्राइवर्स हैं वो कौन कौन सी ट्रैफिक इस टाइम पे यूज़ करते हैं? मतलब ये हैवी ट्रैफिक ही चलाते हैं, सारी हैवी ट्रैफिक है। हमारे पास जितने भी ड्राइवर हैं ये 40 फीट गाड़ी जो होते हैं, ट्रॉलर जो कंटेनर यहाँ से अक्रॉस दी पाकिस्तान कराची पोर्ट से
पूरे पाकिस्तान में हम लोग। तो सर जब आप deliver कराची करते हैं। पोर्ट से निकलते होंगे जी। तो यहाँ तो माशाल्लाह सारी खड़े हुए हैं ना, जी जी तो बिल्कुल। कराची पोर्ट फिर उसके आगे मस्जिद, तो ये आपको एंड तक पहुँचते टाइम तो बड़ा टाइम लगता होगा और बीच में जो होता होगा। जी जी बिल्कुल, बहुत। यहाँ से कराची से हम लोग, हमारे ड्राइवर निकलते हैं तो एक आपको बात बताऊँ कि हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है ये समझ लें कि मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत है ना। सही। पूरे पाकिस्तान में हमारा जितना भी आपका कार्गो कराची पोर्ट से जाता है सही। या पंजाब से एक्सपोर्ट का जितना भी कार्गो होता है वो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट ही उसको डिलीवर कर रही होती तो सर बीच में टैक्सेस कितने आते होंगे जब आप कराची से बाहर निकलते हैं और वहाँ तक जाते हैं तो? है। बहुत ज़्यादा हमें परेशानी होती है, नाजायज़ हमारे ड्राइवरों को हरासा भी किया जाता है। अच्छा। कहीं पर हमारे ड्राइवर्स की भी गलती होती है, लेकिन मोस्टली ट्रैफिक पुलिस हो गई, एक्साइज पुलिस, कस्टम पुलिस या मोटरवे पुलिस, तो काफ़ी जगहों पे हमारे ड्राइवर्स को नाजायज़ तंग भी किया जाता है, नाजायज़ चालान किए जाते हैं, जुर्माने किए जाते हैं। यही तो मसला है हमारा कि सबसे बड़ा इशू अभी इस टाइम जो है ना, लाइसेंस का हसूल है। नाजरीन यहाँ पे जो शहबाज भाई बात कर रहे थे लाइसेंस के हवाले से, इस पे गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ एक जो है अभी एक टैलेंट मौजूद है, नाम आपने सुना होगा, तारुफ़ कराना बड़ा अहम है, देखा भी होगा, सुना भी होगा, आवाज़ भी सुनी होगी। हमारे कराची के अंदर बड़े टैलेंट प्रमोट किए जाते हैं, उनमें से ये एक शख्सियत है और इन्होंने एक दफ़ा अपना टैलेंट प्रमोट किया था और ये माशाल्लाह इतने प्रमोट हो गए कि कराची के तमाम टीवी चैनल्स पे ये हो के हमारे पास आए हैं और आवाज़ इनकी बड़ी प्यारी है। और ख़ूबसूरत बात पता है क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें मुशाबहत दिखती हो उन लोगों की जो आज नहीं है, या उनके होने से ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि वो बंदा आज है या नहीं है, तो ये उनकी याद ताज़ा कर देते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपना टाइम दिया, हमारी ट्रांसमिशन में आए। इनका नाम ज़ईम रज़ा है, जो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने जो है उनके अंदाज़ में कलाम भी पढ़े हैं। और आज मैं इनसे ख़ुद दरख्वास्त करता हूँ कि रमज़ान में एक आवाज़ बड़ी मशहूर थी जो गूंजा करती थी, मरहूम अमजद साबरी, कि आप उनकी आवाज़ में हमें कुछ उन्हीं का कलाम सुना दें ज़ईम भाई, तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया और मेरी दुआ आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और माँ के हवाले से आपने कहा था कि अल्लाह आज मदर्स डे है, एक शेर में पढ़ना चाहूँगा उस पे लिए कि तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो जमजम निकलता है। अल्लाह और पढ़ के देखो किताब हस्ती में, पढ़ के देखो किताब हस्ती में, माँ से प्यारा नाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। क्या बात है। तो ये कुछ बातें हैं, हमें अल्लाह पाक हम सबको अपनी वालिदैन की अल्लाह कदर। मेरी अम्मी की बेशक बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। इन्होंने शेर ही ऐसा पढ़ दिया कि मेरे अंदर वैसी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। खैर बिल्कुल, आप शुरू करें। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त लज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ ज़माने का, रुसवाए ज़माना हूँ, क्या बात है। कमली में छुपा लेना, मकबूल ये अर्ज़ मेरी, क्या बात है। लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त लज़ा आए आका दीदार अता करना। क्या बात है, क्या
क्या बात है ज़हीम भाई। मैं यहाँ पे एक ब्रेक का जो है वो वक्त हो गया है, मैं चाह नहीं रहा ब्रेक पे जाना क्योंकि मैं गुम हो गया था कि वो वक्त क्या होगा जब अमजद साबरी ख़ुद यहाँ पे बैठ के इस तरीके से कलाम पढ़ते थे। रमज़ान ट्रांसमिशन की रौनकें ख़त्म हो गई उन लोगों से। एंड आई विल गिव क्रेडिट टू ऑल दीज पीपल्स, जिसमें मरहूम आमिर लियाकत साहब हैं, मरहूम अमजद साबरी हैं, मरहूम जुनैद जमशेद हैं। ये स्टार्स हुआ करते थे रमज़ान ट्रांसमिशन के। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ना के गुनाहों में गिरफ्तार हूँ मौला, मौला पर तेरी अताओं का तलबगार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये थे इमरान रज़ा। दौराने वक्फ़ा यहाँ पे जो शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं उनका नाम डॉक्टर सिकंदर है, जिनका ताल्लुक़ मलीर से है। और इन्होंने मलीर के अंदर क्या काम किया, मैं थोड़ा सा तारुफ़ आपको दे देता हूँ, बाकी डॉक्टर साहब ख़ुद बताएंगे। मलीर के अंदर एंटी मंशियात के नाम से एक इदारा बनाया गया। वो क्यों बनाया गया था, क्योंकि मलीर के अंदर मंशियात के ऊपर काफ़ी जो है वो मामलात ख़राब हो रहे थे। और ये सिर्फ मलीर के अंदर नहीं है, इस टाइम पे कराची के अंदर नौजवान नस्ल, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल मंशियात, ड्रग्स, इनके अंदर इन्वॉल्व हो गई है। और हम काफ़ी टाइम से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल यहाँ पे जो मौजूद है हमारे पास डॉक्टर सिकंदर मौजूद है, जिनका ताल्लुक़ मलीर से है। और आपने सर एंटी मंशियात के ऊपर काम किया था, वो कौन सी वजूहात थी जिनके ऊपर आपने इस पर काम किया, और काम करते टाइम किन किन मुश्किलात का सामना आया, और अब काम ये हो चुका है या अभी रहता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये कि ये 2021 की बात है, जब K21 न्यूज़ ने एक चैनल प्रोग्राम भी चलाया था। हमने एंटी मंशियात एक्शन कमेटी का जो बुनियाद रखा वो 21 मार्च 2021 को रखा था, जिसमें हमारा जो इलाका था, इलाका सादत गोट है, मलीर का एरिया है, बहुत मशहूर एरिया। लेकिन आप अगर मदरसे का एरिया से लेकर दूसरे एरिया में तक आते थे तो मंशियात का बहुत बड़ा गढ़ मिलता था आपको, मदरसे से लेकर मोहब्बत नगर तक, शिशमेल तक। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम ये नहीं कहे कि हमने 100% ख़त्म किया, लेकिन हमने 90% इस पर जो है ना वो रोकथाम किया है, जो कि बहुत बड़ा, उस पर हमने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। आप आज आके देखेंगे तो इसमें हम सब, हमारे इलाके के मुअज़्ज़िज़ भी हैं, लेडीज़ विंग भी है हमारे पास, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, जिनमें पुलिस की भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये मामला आसान नहीं था। मुझ पर फायर भी हुआ, अटैक भी हुआ, मुझे धमकियाँ भी मिली गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहले इलाके ने मिलकर, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे माँ, मेरी बहन, जिनमें हमारे कमेटी के 56 लोग लेडीज़ विंग है हमारी, जिनमें हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त नौजवान जो यंग यंगस्टर हुए हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। आज तक वो सिलसिला हमारा जारी है। इंशाल्लाह हमने ये तय किया है कि हमें अपनी नस्ल बचाना है,
जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आपके ऊपर जो है इतना टॉर्चर इस वजह से हुआ क्योंकि आपने इस काम को अच्छा करने की कोशिश की ये है। मामला आपको पता है मंशियात के खिलाफ आवाज़ उठाना है। ये हमारे कराची की खूबसूरती है, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उसी को अंदर कर देते हैं असल में माजरत के साथ। देखे ना, नहीं तो ये दायरे खुद हल कर देंगे। घर वालों को बताया गया किस पर उन्होंने एक्शन लिया, क्या चीज़ों पे हाथ डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी की परवाह नहीं की। और मलीर के अंदर तो ये बहुत पीक पे था ना मंशियात का इशू, तो बहुत ज़्यादा घर घर में 16 साल 17 साल 18 साल के जो है ना लोग इफेक्ट का शिकार हुए। और हमारे जो हॉस्पिटल हैं आप देख रहे हैं, और माशाल्लाह हमारे तो आपको इदारों में से कितनों ने सपोर्ट किया? इदारों में से जब तक हम खुद एक्शन, क्योंकि इदारा जब सपोर्ट करे जब आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इदारों को तो जारी बात है आप बोलना नहीं चाहिए, इदारों का कारोबार यहीं से चल रहा है। क्योंकि जितने ताने हैं, जितने इन्वॉल्वमेंट है आप जानते भी हैं, लाने वाले देने वाले कौन है वो भी यही है, और बेचने वाले हमारे माशाल्लाह लोग हैं। तो जारी बात है 16 से 17 अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हम 2 साल में कोई आपको 16 से 17 साल का लड़का इफेक्ट नहीं हुआ, सबसे बड़ी कामयाबी हमारी है। और आपको लगता है कि आने वाले टाइम में मंशियात का खात्मा हो जाएगा? इंशाल्लाह हमने तो ये तय कर लिया, हम अपने कम से कम, क्योंकि हम अपने एरियाज को बचा सकते हैं, अपने इलाके को बचा सकते हैं। हमने यही लोग हमारे पास है कि आप हमारे इलाके में आओ, हमको ये मैसेज दिया कि आप एक दफ़ा स्टैंड उठाएं। इंशाल्लाह जब स्टैंड उठाएंगे तो आप खुद भी देखेंगे उसका रिजल्ट क्या होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब आपकी बात इंटरप्ट करूँगा कि कराची के अंदर एंटी ड्रग से रिलेटेड इदारे बने हुए हैं ना, तो वो काम क्यों नहीं करते? उनको नहीं दिखता कि नौजवान नस्ल किस तरफ जा रही है और फिर वो उनके ऊपर काम करें? देखें, इदारे हमारे यहाँ मौजूद हैं, कानून हमारे यहाँ मौजूद है, बात ये कि कोई फॉलो नहीं करता या इदारे उस तरीके से प्रॉपर काम नहीं करते। मैंने पिछली भी ट्रांसमिशन में एक बात कही थी, जब डंपर की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि ड्राइवर जो हैं वो ऐसे हमने देखें कि जो नशे करते हैं तो उसकी बाकायदा प्रॉपर काउंसलिंग होती है सर, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन होती है। उनके जो वो मंशियात है ना, ऐसे जो ड्राइवर्स हैं बाकायदा उनके लिए डॉक्टर्स होते हैं, आप वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट करें और उसके बाद जब वो ठीक हो जाए तब आप उनको ऑफिशियली अपॉइंट करें एज अ ड्राइवर। इसी तरीके से जो नौजवान नस्ल है, माजरत के साथ इस टाइम पे देयर इज़ नो एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ में, ऑन एयर बोल रहा हूँ। ज़्यादातर जो नशे करते हैं इवन के लड़कियाँ तक इसमें इन्वॉल्व हैं, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, सच है इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ नौजवान नस्ल मंशियात में क्यों चली गई? वो टैलेंट क्यों ख़त्म हो गया? इदारे क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते? जिस जगह पे तालीम को जेवर बना के दिया जाता है वहाँ पे आपने जीनत इन मंशियात को बनाया, वहाँ पे आपने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया, वहाँ पे आपने डांस पार्टीज शुरू कर दी, वहाँ पे आपने कवाली नाइट्स शुरू कर दी, वहाँ पे आप क्या क्या कर रहे हैं? देयर इज़ नो एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी। मेरा आपसे ये सवाल है, इदारों से ये सवाल है कि सर इनके ऊपर एक्शन लें। ये मुल्क का असासा है, सरमाया है नौजवान नस्ल। ये चीज़ें अगर मंशियात में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? आप देखें आपका फ्यूचर कितनी स्पीडली जो है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। हमें इसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास इदारे मौजूद हैं, एंटी ड्रग्स एसोसिएशन, बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब ऐसे ही है ना, जब इदारे अपने काम करेंगे तो कोई एक आम फर्द एक्शन लेने पे मजबूर नहीं होगा। इसी तरीके से जो बात शहबाज भाई कर रहे थे कि उन्हें लाइसेंस किस तरह की बात हो रही थी वो आपको पता है। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब से कि सर आप खुद इसके ऊपर नोटिस ले लें। मैं तो आपसे भी कहूँगा कि DIG मौजूद है ना, अब तो माशाल्लाह वो तो बहुत नाइस बंदे हैं। लाइसेंस का उसूल आसान बनाया, लाइसेंस का उसूल बनाया जाए। देखें आप पकड़े कब यहाँ पे माजरत के साथ कराची के अंदर क्या होता है, कोई नौजवान बच्चा गाड़ी चला के जा रहा है, उसको फ़ौरन पकड़ते हैं, उसके पास लाइसेंस नहीं होता, फ़ौरन चालान करते हैं। ये आपको समझ में आता है, हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने चालान कर दिया। हैवी ट्रैफिक जो ड्राइव कर रहे हैं उनके पास सर लाइसेंस नहीं है, और लाइसेंस इसलिए नहीं है कि उन्होंने बनवाया नहीं है, लाइसेंस इसलिए नहीं है क्योंकि आगे से उनको प्रोसीड नहीं हुआ। आप ऐसी सहूलतें प्रोवाइड कर दें। मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ DIG साहब को, जिन्होंने ऐसी मोबाइल वैन्स चलाई जो इलाकों में जाके भी लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन्होंने शार फैसल पे एक ऐसी वैन चला दी कि जिनकी बाइक्स ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, वो उनको ऑन द स्पॉट सही करते हैं। तो जब आप इतनी अच्छी रिसोर्सेज दे रहे हैं, जब आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसपोर्टर वाले बैठे हुए हैं, आप इनके लिए भी इकदाम करें, आप इनके लिए सहूलियात फराम करें और ऐसी इनके लिए पॉलिसी अलग बनाएं। जिस तरह इन्होंने कहा कि HTV LTV 2 टाइप के लाइसेंसेज होते हैं। जो 30 साल से ऊपर के हजरात हैं, आप उनका टेस्ट लेके उनको ऑफिशियली ड्राइवर अपॉइंट करें ना। आप क्यों बीच में वो काम कर रहे हैं, और उनको परमानेंट लाइसेंस दें। आप देखें कि टेस्टिंग में वो बंदा सही है, वो नशा तो नहीं करता, वो प्रॉपर सही है, आप इसको अपॉइंट कर दें, वो करे काम। ऐसी ही है। फिर दूसरी बात, इन लोगों के लिए सिंध के अंदर हर बंदे का कोटा होता है। सिंध गवर्नमेंट के बच्चों का कोटा होता है, गवर्नमेंट के बच्चों का कोटा होता है, डॉक्टर्स का होता है, इंजीनियर का होता है। सर ये भी गुड्स
कुछ ट्रांसपोर्टर एक कोटा ही है, आप इनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बना दें कि जिनमें इनकी फैमिली को रिसोर्सेज मिलें, जिनमें इनकी फैमिली को मेडिकल मिले। अब माजरत के साथ डंपर से अमवात हो गई, आपको वो अमवात दिख रही हैं, लेकिन ऐसे भी केसेस हैं कि जिनमें डंपर्स के जो ड्राइवर हैं वो भी मर गए। तो वहाँ पे किन लोगों ने उन ड्राइवर्स के लिए आवाज़ उठाई? बात तो इंसाफ की होगी ना, इंसानियत के लेवल के ऊपर बात होगी ना। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि इनके ड्राइवर्स के लिए भी ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। हादसे में चले जाते हैं, मर जाते हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं, सर उनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी किसकी होगी? जहाँ पे आप उनसे अच्छा, दूसरी बात कि अगर डंपर से कोई मर जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% गलती डंपर की है। देखें, आप देख रहे हैं हैवी ट्रैफिक जा रही है तो आप थोड़ा सा दूर से हट के चले जाएं। हमारे यहाँ आप कैमरा नोटिस करिएगा कि सबसे ज़्यादा गलती बाइकर्स की होती है कि वो बिल्कुल डंपर के कॉर्नर से निकालते हैं। रोड सेंस नहीं अब है। जो डंपर की सीट पे ड्राइवर बैठा है सर, वो इतनी ऊपर बैठा है, अगर मैंने खुद बैठ के देखा है कि आपको ना राइट दिखता है, ना लेफ्ट दिखता है, ना बैक दिखता है। तो वहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि किसी एरिया से डंपर गुजर रहा है तो आप थोड़ा सा 1-2 फीट उससे दूर रह के चलें। ये रिसोर्सेज होती हैं, आप सारी चीज़ें बैंड नहीं कर सकते। आप इन लोगों के लिए भी सर पॉलिसीज़ बनाएं, लाइसेंस की सहूलियात दें, इनके लिए मेडिकल दें। इनके जो लोग इसके अंदर मर जाते हैं, हादसात के अंदर मर जाते हैं, उनकी किफ़ालत का इंतज़ाम करें, उनके बच्चों की तालीम को देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे शहबाज भाई इस बारे में? जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हर वक्त गलती बड़ी गाड़ी वाले की नहीं होती। एक परसेप्शन बन गई है कि जो भी हादसा हुआ उसमें डंपर वाले की गलती है या हैवी ट्रैफिक वाले की, हैवी ट्रॉलर वाले की गलती है। आपके पास ये 60 फुट की गाड़ी होती है, वो इंसान ही होता है ना उसको चलाने वाला। तो थोड़ा सा रोड सेंस बाइकर भाइयों को भी होना चाहिए कि यार इतनी बड़ी गाड़ी के आप साथ से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा उसको फासला रख के गुजर जाएं, या थोड़ा सा मतलब है कि थोड़ा रोड सेंस होना चाहिए बंदे को। हर वक्त गलती बड़ी गाड़ी वाली की नहीं होती, बाद वक्त मोटरसाइकिल वालों और की भी इंशाअल्लाह गलती होती ताला है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं डीआईजी ट्रैफिक साहब को खुद जो है ना वो दावत दूंगा कि वो ट्रांसमिशन में आए और हम इस पूरे इश्यूज़ के ऊपर बात करें। बात करने के बाद इनके ऊपर पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया जाए, उनके सॉल्यूशंस निकाले जाएं, ताकि हर बंदा का देखिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रोडक्ट होती है ना, इसका फ़ायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है, लेकिन प्रोडक्ट का हमेशा नुकसान हो ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे वसाइल को देखना पड़ेगा कि किस जगह पे आपको वो चीज़ फ़ायदा दे रही है, किस जगह पे नुकसान दे रही है। अगर आप ट्रांसपोर्ट को बंद कर देते हैं तो आप खुद देखें कि आपका दिन का लॉस कितना होता है। अच्छा, दिन का लॉस अलग सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स का नहीं है, इंडस्ट्री का भी लॉस है। जितने उनके ज़रिए काम हो रहे हैं उनका भी लॉस है। तो अल्टीमेटली तो हमारी इकोनॉमी डिक्रीज़ हो रही है ना। तो बोले आप बोले सैन भाई। ट्रांसपोर्ट की वजह से पाकिस्तान का दारोमदार है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत प्यारी बात बोली आपने। हमारे को अभी जो तो मसाइल है ना, हमारी रात को ड्राइवर गाड़ियाँ नहीं चला सकते। हमारी गाड़ियों में से रात को माल चोरी हो जाता है। अच्छा, रात को हम गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, नहीं चला सकते। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं वज़ीर आला सिंध से सईद मुराद अली शाह से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को ये सहूलत दी जाए, इन जो भी करते हैं इनको यानी कि तकमील किया जाए काम इस पर। और दूसरा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब से यही है कि ये जो मामला चल रहे हैं हमारे पे, माल चोरी होने के, काफ़ी कलम आ जाता है हमारे, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए इनको। रात को हम गाड़ी नहीं चला सकते। नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कि ये जो ट्रांसमिशन के तवज्जो से एक पैगाम जा रहा है, इसको ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। और कराची में सिर्फ ट्रांसपोर्टर हजरात नहीं बल्कि जितने यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं सर, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। वैसे ही बेरोज़गारी बहुत है, रोज़गार को आपने बढ़ाना है, आप इनके लिए स्कोप प्रोवाइड करेंगे, आप इनके लिए काम करेंगे, आप इनके लिए रिसोर्सेज लेके आएंगे, आप इनको सहूलियात दें, ये आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज है। और मैं यहाँ पे डॉक्टर साहब मंशियात के हवाले से आप कोई पैगाम देना अगर चाहें तो हमारे नाजरीन को। पैगाम ये है कि इस पर एक्शन होना चाहिए। ये इसमें ये अभी की बात नहीं है। अगर आप मलिर के एरियाज़ में देखें, जगह जगह पर जो है ना नौजवान नस्ल पड़े हुए, तो मेरा मैसेज ये है कि ये एक्शन होना चाहिए। आया वो कहाँ से ड्रग्स आ रहा है, कौन इनको सप्लाई कर रहा है, और कौन से अनासिर है जिन पर हमारी हाथ नहीं पहुंचते। यही होता है। वो अगर कोई अरेस्ट हो जाता है वो 6 महीने बाद फिर जो है ना ज़मानत लेके आ जाता है। वैसे तो कहते हैं मावा गुटके पे 6 महीने की ज़मानत नहीं है। हैरान होते हैं कि 1 महीने के अंदर वो कैसे आ जाते हैं। तो इनके ऊपर भी कोई एक्शन होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए। जिस तरह आप लोग दूसरों के लिए कानून बनाते हैं तो इनके लिए भी कानून होना चाहिए। नौजवान नस्ल तबाह होता जा रहा है। जितने आपने ये एंटी नार्कोटिक्स के हॉस्पिटल बनाए हैं वहाँ पे सिफारसी लोगों को ला के इलाज किया जाता है। वो जो बेचारे जिनके पास खाने को नहीं है,
खाने को नहीं है, वो किस तरह अपने बच्चों का इलाज करते हैं, वो उनकी हिम्मत को सलाम है। अब जिसके घर में एक ही कमाने वाला है, वो अगर नशे की लत में पड़ा रहा तो उसको क्या होगा? बर्तने बेच देते हैं, सामाने बेच के जो है ना करते हैं। वैसे डॉक्टर साहब एक बात बोलूँ, ये लाइव प्रोग्राम जा रहा है, आप वाकई किसी से नहीं डरते। ये मैसेज है ना, हम लोग जब से हमने बेड़ा उठाया है, बहुत से टारगेट, जारी बात है उनका कारोबार है, जिनका कारोबार वो छोड़ते थोड़ी हैं कि आप मंशियात डॉक्टर साहब जिहाद कर रहे हैं, यकीन करिए जिहाद कर रहे हैं एक हिसाब से। नहीं, हकीकत है भी यही। देखिए हमारी नस्ल को खा रहे हैं जी, ऐसे ही है। और यकीनन जब ऐसे लोग मैदान में आते हैं ना तो उनका साथ देना चाहिए। वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो एक नस्ल को बचा रहा है। इंसानियत को बचाना ये बहुत बड़ा एक काम है, इसका तो कोई मेरे पास तो लफ्ज़ ही नहीं है। हालांकि मैं इतना बोलता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि जो इंसानियत के लिए काम करे, जो किसी की नस्ल संवार दे, तो उसके लिए मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। मैं तो यही कहूँगा वो मुहसिन इंसानियत है। और आप उसका फिर हाँ ये तो है ज़ाहिर है, जब ये काम करेंगे तो काफ़ी सारे लोग पीछे ऐसे होंगे जिनके पैरों से ज़मीन तो निकल जाएगी, लेकिन ऐसे लोगों की अल्लाह हिफाजत भी करे। ये नौजवान नस्ल हमारी है, ये बच्चे हमारे हैं, सही है। मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ कि आपकी गली का गटर अगर खुला हुआ है ना, तो सारे मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, जो इस इलाके का MP है, MN है ना, वही गटर लगाएगा। ये ज़िद है कि वही लगाएगा। अच्छा, अल्लाह ना करे जिस दिन उस गटर के अंदर किसी मोहल्ले वाले का बच्चा गिर गया, आप यकीन करें उसकी तदफीन से पहले उस गटर के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होगा जो मोहल्ले वाले ही लगाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब चला गया ना, अपना गया है ना, तो अब वो बोलता है यार किसी और का ना गिर जाए, हम खुद ही लेना है। यार 400 रुपये 300 रुपये का गटर का ढक्कन है, तुम MN MP के लिए जो है वो आवाज़ उठा रहे हो, तुम उसका इंतज़ार क्यों कर रहे हो? तो फ़र्क कहाँ है? उसने कुर्बानी दी। जब वो बच्चा चला गया तो मैं ख्याल आया, तुमने गटर का ढक्कन खरीद के लगा दिया। तो आज यही काम ये कर रहे हैं कि अपने ऊपर ले रहे हैं, लेकिन कितनों की औलादों को संवार रहे हैं और कितनों को इस जड़ से, इस बुराई से दूर कर रहे हैं। अल्लाह इनको इस्तकामत दे और इनके साथ जो लोग हैं उनकी हिफाजत भी फरमाए। और इदारे खुद अज खुद नोटिस लिया करें और इन लोगों को, इन नौजवानों को सर सही करें। ये असासा है मुल्क का। हमारा मुल्क का टैलेंट बाहर जा रहा है, फिर हम कहते हैं कि सारे बाहर चले गए पाकिस्तान से, पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो उसकी असल वजह ये चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे अपने तमामी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ जो है यहाँ पे जिन्होंने हमें स्पॉन्सर्स किया है, आई एम वेरी थैंकफुल टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी बाय मियादाद होल्डिंग्स। टेलीविज़न मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से ये इश्तिहार है और ये सरजानी की प्राइम लोकेशन पर है। अच्छा, जब मैं इनके पास गया था ना, अगर आपने विज़िट करना हो तो बिस्मिल्लाह रेजिडेंसी के नाम से है और ये 120 गज़ के जो है वो रिहायशी प्लॉट हैं जो 4 साल की आसान इकसात पे दिए जा रहे हैं। जावेद मियादाद इट्स अ ब्रांड, एक नाम है मुल्क का, और जिसमें ये बुकिंग दे रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 6 लाख रुपए से और मंथली है 25,000 रुपये। सरजानी पावर हाउस से 2 मिनट के फासले पर जो है इनकी ये सोसाइटी वाक़ है। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, टेलीविज़न मार्केटिंग नेटवर्क से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये रिलायबल हैं, ईज़ी टू एक्सेस हैं और ज़मीन लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि वो लीज़ है या नहीं है। तो इनके ऑफिशियली सारे पेपर्स भी क्लियर हैं और यहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आई एम वेरी थैंकफुल टू SBCA, KDA, और जब से ये गवर्नमेंट आई अब जाके प्रॉपर्टी के मामला पिछले 2-3 महीनों से कुछ सही हुए हैं। जब से FBR ने टैक्सेस को कम किया है फाइलर्स पे, नॉन फाइलर पे, तब से देखें जब आप ईज़ी टू एक्सेस होंगे ना, तब आपके पास सारी सनातें भी चलेंगी, आपके पास इकोनॉमी भी बेहतर होगी और आपके पास ये मामलात भी चलेंगे। हमारे पास प्रॉपर्टी, लैंड एक बहुत बड़ा ज़रिया है अपने मुल्क को चलाने का। इसी के साथ जो हमारे सेकंड स्पॉन्सर्स हैं सलमान एंड सन्स, जो हमें हमेशा स्पॉन्सर करते हैं और इनके बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने आज भी हमारे पास भिजवाई हैं, जिसमें सराचा सॉस है और अच्छा ये बफेलो स्टाइल हॉट सॉस है। आपने दीगर केचप्स दूसरी इंडस्ट्री के यूज़ किए होंगे, जैम्स वगैरह यूज़ किए होंगे, जिसमें इनका मैंगो हैबिनेरो सॉस है। इसके अलावा ये इनके जैम्स हैं और मैंने ये ख़ुद भी ट्राई किए थे। मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था और लिटरली जब मैंने इनको चेक किया, हॉट चिली सालसा ये भी सॉस है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इनका जैम है, सिट्रस मार्मेलेड। तो ये चीज़ें इन्होंने मेरे को भी गिफ्ट की थी, प्रोडक्ट की थी। लिटरली आपको ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं और इजी टू एक्सेस हैं।
दूसरी बात ये कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, रेट बहुत अच्छे हैं। आप जब इसको टेस्ट करेंगे अपने घर के अंदर तो लिटरली यू विल फील वेरी फ्रूटफुल, बहुत अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, आज की इस ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दें। लेकिन एक बात, इस ट्रांसमिशन को जो इख्तिताम करेंगे वो सैयद वकार शाह एक नात के शेर में इख्तिताम करेंगे। इजाज़त दीजिए अब्दुल समद समदानी को इसी अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना। देखो अनवारे अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान। हमारे साथ यहाँ पे जो नातख्वां मौजूद हैं उनका नाम है सैयद औरंगज़ेब रिजवी साहब, और मैं आपसे मुल्तविस हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हदिया नात पेश करें। याद जब मुझे को मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। याद मुझको फर्श पर होता है जब ज़िक्र रसूल अकरम, फर्श पर होता है जब ज़िक्र रसूल अकरम। अर्श हक से, अर्श हक से, अर्श हक से भी दुरूदों की सदा आती है। याद मुझको आती है। नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है दो नन्हे मुन्ने सनाखा, और जो हुजूर की सनाखानी बयान करेंगे और मैं भी सुनूंगा, आप भी सुने, पढ़ें। दोनों में से कोई भी एक पहले शुरू कर ले। आप शुरू कर लें। अबीशा फातिमा आप शुरू करें। ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल वहाबुल गज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताकुल अलीम अल क़ाबिदुल बासितुल काफ़ितुर राफ़िउल मुज़िल्लुस समीउल बसीर
अल हकीमुल अल लतीफुल खबीर अल अलीमुल अज़ीम अल गफूरुश शकूर अल अलीमुल कबीरुल हफीजुल मुकीम अल हसीबुल जलील अल करीमुर रकीम अल मुजीबुल वासिउल हकीम वदूदुल मजीद अल बारिसुल शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीन अल वनीयुल हमीद अल मुहसिल मुनीउल मुईत अल मुहसिल मुनीउल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वाहिद अहदुस समदुल क़ादिर मुक़्तदिरुल मुक़द्दिरुल मुअक्खिर अव्वलुल आखिर अज़्ज़ाहिरुल बातिन वालिल मुतआलिल बर तव्वाबुल मुंतक़िम गफूर रऊफ मालिकुल मुल्की ज़ुल जलाली वल इकराम अल मुक़सितुल जामिउल गनी मुग़निल मानिअ नाफ़िउन नूरुल हादिल बदीउल बाती अल वाइसुर रशीदुस समूउल लज़ी लैसा कमिस्लिही शैउन वहुव समीउल बसीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखें। अब्दुल हमीद, आप भी प्लीज़। इसअलुका या मन हुवल्लाहुल लज़ी ला अच्छा, दोनों को नाम याद है? उम्र क्या है इनकी? अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फार अल क़हारुल फ़हारुल फ़त्ताहुल रज़्ज़ाक़ुल अलीम अल क़ाबिदुल बासिदुल ख़ाफ़िदुर राफ़िउल मुइज़्ज़ुल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल अक़ामुल अल लतीफ़ुल खबीर अल अलीमुल गमीर अल गफूरुश शकूर अल अलीमुल कबीर गफूरुल मुजीब अल अज़ीज़ुल जलील अल कबीरुर रकीब अल मुजीबुल बाइज़ुल अहीदुस सबुरुल लज़ीज़ अल बाइज़ुश शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल कामिलुल मकीन अल गफूरुल वकील अल मुफ़ीदुल मेउल मुईत अल मुस्मिदुल हय्युल क़य्यूम अल वाजिदुल माजिदुल वालियुल अहदुस समद القاطع المقتدر المقدر المؤثر الأول الآخر الخافض الرافع الظالم التواب المنتقم الغفور الرؤوف। होते हैं ना, उनकी औलादें ऐसी होती हैं। अल्लाह पाक हमारी औलादों के नसीब में जो है ना वो इश्क़ मुस्तफ़ा की शम्म जलाए रखें। आज के इस ट्रांसमिशन से अपने मेज़बान अब्दुल समद समदानी को इजाज़त दें, लेकिन एक बात, इस ट्रांसमिशन को जो इख्तिताम करेंगे वो सैयद वक़ार शाह एक नात के शेर में इख्तिताम करेंगे। इजाज़त दीजिए अब्दुल समद समदानी को इसी अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल फिदा है मदीने वाले पर, दिल मुनव्वर मेरा
मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना।